शुभ संध्या सभी दर्शकों को। मैं अनुज सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल रिक्रूटमेंट न्यूज़ बाय अनुज सिंह में स्वागत करता हूं। साथियों, शहीद जवानों को याद करते हुए अपनी वीडियो शुरू करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि कल बताया गया था कि सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी से मिलने पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी मौजूद थे। वहां उनसे तसल्ली बख्श मुलाकात हुई उनके चैम्बर में और हर एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करी गई और उनसे कानूनी दृष्टि से समाधान भी मांगा गया। अशोक अग्रवाल जी ने पॉजिटिवली सभी जो सोशल मीडिया पर जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मन में भय बनाया हुआ है कि ज्वाइनिंग के बाद भी उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी जो फाइनल रिजल्ट पे है उस पर स्टे लग सकता है या एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, ये तमाम जो भय शरारती तत्वों ने बनाया हुआ है ये सब अशोक अग्रवाल जी के साथ डिस्कस करे गए और कानूनी निर्देशन उनसे प्राप्त किया गया है। साथियों, बता दूं, पहली जो समस्या ये थी कि उसमें मैंने खुद ये सवाल प्रश्न किया था कि अभी हमने सोशल मीडिया पर ये देखा था कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि ज्वाइनिंग के बाद भी उनकी नौकरी जा चली गई थी। साथियों, एक बात बता दूं, वो केस इस एमसीडी पीआरटी के केस से पूर्णतः अलग है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन शरारती तत्वों ने इसको भी सोशल मीडिया पर उससे जोड़ करके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उनके मन में भय पैदा करा। तो इस निर्देशन में मैंने अशोक अग्रवाल जी से प्रश्न किया कि सर, क्या वास्तव में ऐसा है कि अगर एमसीडी पीआरटी के कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन हो भी जाते हैं तब भी उनकी नौकरी जा सकती है? तो अशोक अग्रवाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ज्वाइन हो गए हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही हटेंगे। साथियों, एक बात मैं बता दूं, दूसरा प्रश्न ये किया गया कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के खिलाफ कुछ भी बोला जाता है कि इनके सेलेक्टेड कैंडिडेट इनका सिलेक्शन इस तरह से हुआ है क्योंकि इनके 30-40 नंबर एक साथ बढ़ गए हैं। साथियों, एक बात बता दूं, वो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनके 2 या 3 नंबर बढ़े हैं, वो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनके 5 या 10 नंबर कम हुए हैं और वो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनके 5 या 10 नंबर बढ़े हैं। तो ऐसा ये केवल उनकी इमेजिनेशंस हैं, उनके शरारती बयान हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके मन में भय पैदा करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों से अशोक अग्रवाल जी से तसल्लीबख्श चर्चा करी गई। आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या क्या मुद्दे अशोक अग्रवाल जी से डिस्कस करे गए हैं। उसमें से कुछ अहम मुद्दे मैंने अपनी वीडियो में अटैच कर दिए हैं, आप सभी खुद देखें। सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस बच्चों को। सबसे पहले सॉरी, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात और दूसरी बात सर ये है कि एक बार हम तसल्ली से आपसे बात करना चाह रहे थे सर, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट सर, एक्चुअली ना उन्होंने नहीं। सब सिलेक्टेड है हमारे पास। 77% वाले भी नहीं है। सर एक तो जो फेलियर निकला, अंदर साइड में आ जाओ। अनसिलेक्टेड कैंडिडेट जो है ना सर, उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि भाई ये जो सिलेक्टेड वाले ये तो वो हैं जिनके 50 से 150 हो गए विदाउट एनी प्रूफ, मतलब बेसलेस। अभी आरटीआई भी डाली थी डीएसएसबी में, उन्होंने आरटीआई में डीएसएसबी ने क्लियरली करा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनके जो आरोप है वो बेसलेस है। आपने भी सर पढ़ा होगा यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात सर ये है कि इलेक्शन का मैं कल आपके ट्विटर से क्लियर हो गया था, बड़ी राहत मिली सर, आपका ट्विटर पढ़ के सब थोड़े इंकरेज हो गए थे। तीसरा सर, जो प्रोसेस जो डीएसएसबी डिले कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एफिडेविट दिया था, आपको अच्छा ज्यादा पता होगा कि 31 अगस्त तक उनको सारा पैनल तैयार करना था, 15 सितंबर तक उनको कम्युनिकेट करना था कंसर्न डिपार्टमेंट में। उसके बाद आज मार्च का महीना शुरू हो गया सर, उसके बाद भी वो अप्रैल या मई तक डिले हो रहा है। तो सर इस चीज से तो हमें डर लगता है कि भाई हम 2016 से हम सब ट्राई कर रहे हैं, 2016, 17, 18, 19 4 साल में डीएसएसबी एक भर्ती नहीं क्लियर कर पाया। तो एक भर्ती नहीं है ना, आप देखो उनके पास बहुत सारे कितने दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पोस्टें भी हैं। फिर आप लोगों के मामले में तो बहुत क्लियर है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है कि जितना भी ड्रैग कर सकते हो। तो उसके बावजूद भी काफी मतलब ना दे आर कमिंग वेरी स्ट्रेट, मतलब ना। तो जो उम्मीद है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, आज भी दिन में मेरी बात हुई है, थिंग्स आर गोइंग वेल, और 2 महीने
महीने में, नेक्स्ट 2 महीने के अंदर मुझे लगता है काफी कुछ हो जाएगा। कुछ तो एक केस में तो उन्होंने कहा ही है कि 31 मार्च तक हम कर देंगे उसको। वही नहीं है ना सर, हमारा सबसे मेन वही है सर, हम उसी पोस्ट कोड में सिलेक्टेड है सारे। प्राइमरी टीचर्स में उसी के है सर। और सर सिलेक्ट होके भी खुशी नहीं हो रही हमें, बिल्कुल भी मन में रहता है कि पता नहीं, मतलब यही रीजन है क्योंकि कुछ पहली तनख्वाह मिलेगी ना जब, हाँ तभी होएगा, तभी मैं घर वालों को बोलती हूँ कि जिस दिन पहली हाजिरी लग जाएगी, हाँ अटेंडेंस लग जाएगी फर्स्ट। पढ़ाया करो बस बच्चों को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ाई नहीं वो तो होती। सर आपको बुलाएंगे फिर इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में, या बाबू सर देखो हमने कैसा वर्क किया है सर, कैसा नहीं। कोई बात नहीं, करने दो। सर एक चीज और, जैसे हम जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर अगर मिलेगा होपफुली, उस पर जो लिखा है सब्जेक्टेड टू दिस केस कोई नंबर, बात नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ज्वाइन होने के बाद हमको मतलब डिसमिस कर दिया जाए? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं ऐसे नहीं हटा सकते ना सर। कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग लगेंगे, जो सिलेक्ट हुए हैं लगेंगे, काम करेंगे रिटायरमेंट तक। थैंक यू सो मच सर। कोई नहीं, आप अनलेस की कोई आप गड़बड़ी ना करो वहाँ पे, नहीं सर, तो हाँ, कोई नहीं कुछ करेगा। सब चीज बड़ी सॉलिड और स्मूथ चल रही है, और बहुत बड़ी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं हम लोग। सर वो तो मेन तो सर गवर्नमेंट बता देगा। सर जैसा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन का आपको भी पता होगा, जैसे मुझे तो नहीं लगता कि जैसे कल मैं रात के 3 बजे तक ये पढ़ता रहा, सच बता रहा हूँ मैं कि क्या रिपीटेड है। रिपीटेड का केस मैं बताता हूँ क्या था। एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो स्कूलिंग सिस्टम था इंडिया में, वो गुरुकुल पद्धति से लिया गया था, फर्स्ट स्कूलिंग सिस्टम जो सर वो क्वेश्चन दिखा वैदिक टाइम के। अब इसी स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। एक तो ये स्कूलिंग सिस्टम कहाँ से लिया गया, पहला आंसर गुरुकुल से। दूसरा, ये स्कूलिंग सिस्टम कब लिया गया, क्या ये क्वेश्चन सेम है? नो। फिर क्यों ऐसा प्रेडिक्ट करा जाता है कि क्वेश्चन रिपीटेड है, रेप्लिका है? जो रेप्लिका था, जो रिपीटेड है, वो डीएसएसबी ने प्रॉपर स्टडी करके, जब कोई रिटर्न में देता है ना कोई इंस्टीट्यूशन, वो रिटर्न में देने से पहले प्रॉपर स्टडी करता है। एक्सपर्ट पैनल सर उनका होता है वो डीएसएसबी का, सीक्रेट सेल, तो उस क्वेश्चन को स्टडी करके ही वो निकालते होंगे। उसके बाद भी बेसलेस सोशल मीडिया पे कराते हैं साथ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमें नाम नहीं लेना है किसी का भी, लेकिन जो भी ये रूमर्स फैलते हैं ना, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग। ये जो सारे आए हुए ना सर, डरे हुए हैं, सच बता डरे हुए हैं सर। मेहनत करके एग्जाम में मेरिट से इतनी ऊपर लेके, बिल्कुल तब भी डरे हुए हैं सर। क्योंकि हमें ये है कि कोई कैट कोर्ट में कोई स्टे ना लग जाए खामखा, बिना मतलब कहते हैं इंक्वायरी ना सीबीआई बैठ जाए। इंक्वायरी कराएंगे। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी मेरे पर करा लो। सही बात है। आंसर के हिसाब से मेरे 137 बन रहे थे, ठीक है। अब मेरे थोड़े बहुत इंक्रीज हुए 145, जबकि सेकंड पार्ट में मेरे कम हुए, फर्स्ट पार्ट में मेरे इंक्रीज हुए। जो प्रोसेस मेरे साथ हुआ सबके साथ हुआ। मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन इज साइंटिफिक प्रोसेस, उसको सर चैलेंज नहीं करा जा सकता। हाँ, थोड़ा वो जो रिपीटेड का था वो डीएसएसबी ने डिलीट कर लिया। तो सर मैंने जो पढ़ाया, मेरे पास आप कहोगे रिटर्न में मैं दिखा भी दूंगा कौन से क्वेश्चन वो शो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनमें क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी हुई है डीएसएसबी ने, जो छोड़े हुए। उसमें उसके अंदर जाने फिर कोई फायदा नहीं है। कोर्ट्स देख रही है, कोर्ट्स कोई ऐसा रिलीफ नहीं दे रही, और जहाँ कोर्ट गलत रिलीफ देगी वहाँ हाई कोर्ट बैठी हुई है चीजों को सेटल करने के लिए। तो आई थिंक ये सारा, और अगर डीएसएसबी किसी केस में ये समझती है कि गलती जैसे कुछ शुरू में वो लगी, तो उन्होंने ठीक कर दिया उसको, हर चीज का डाला हुआ नॉर्मलाइजेशन हाँ जी, कितने कर क्वेश्चन दिया तो ठीक है। और सर यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ना हर चीज का पहले ही नोटिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप नोटिफाई कर दिया। डीएसएसबी बहुत केयरफुली चल रही है, और जो जेन्युइन चीजें हैं उनको भी वो देखती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत स्मूथ सिस्टम है, सारे क्लियर होंगे ये केसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका हो जाएगा। तो सर थोड़े से यही डाउट थे। एक तो प्रोसेस डीएसएसबी डिले पे डिले एफिडेविट मांगती है, ऊपर से ये सोशल मीडिया पे हमें इस तरह मेरे से फोन से स्टिल ले लो फोटो, कैसे है, फोटो आती नहीं है, लाइट बहुत जोर इधर से लाइट ज्यादा आती है, उसको नीचे कर दो तो अंधेरा हो जाएगा। साथ ही आपके संज्ञान में जो रिपीटेड क्वेश्चंस का पीडीएफ जो कल इंटरनेट पे सर्कुलेट किया गया है कुछ शरारती तत्वों द्वारा, और उन शरारती तत्वों को प्रोत्साहन दिया गया है कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, उनका नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उस पीडीएफ के बारे में भी अध्ययन करा गया। कल सेलेक्टेड टीम की जो थी, उन्होंने हर एक क्वेश्चंस का डीपली अध्ययन करा, एनालिसिस करा, क्या ये क्वेश्चन वाकई में रिपीटेड थे, और उसमें पाया गया कि जो क्वेश्चन रिपीटेड थे वो डीएसएसबी ने पहले ही डिलीट कर दिए हैं, और उसी को दोबारा पीडीएफ में डाल करके सर्कुलेट करा जा रहा है, और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट से जो मेहनत कर सकते हैं आगे आने वाली वैकेंसीज़ का, उनका ध्यान खींचा जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती एक प्रोपेगेंडा के तहत उनको जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं
3-4 एग्जांपल्स मैं अभी यहाँ दे सकता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था डेवलपमेंट का, उसमें पूछा गया था कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, कपाल का ढाल, प्रोक्सिमो डिस्टल, बोथ ए और बी या नन ऑफ अबव। आपको बता दूं इसमें तो दोनों आएगा आंसर। और एक ही दूसरा क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में पूछा गया कि डेवलपमेंट की ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जो सिर से पांव तक जाती है, तो इसमें कपालो कढ़ाल की डायरेक्शन का आंसर था। तो आप देख सकते हैं एक में आंसर है बोथ ए और बी दोनों, और एक में कि सिर्फ कपालो कढ़ाल था। तो जो क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस अगर करके देखा जाए तो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। हाँ, कहीं हद तक संबंधित हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेड उनको नहीं कहा जा सकता, और हाई कोर्ट में या कैट कोर्ट में इस बात को प्रूव नहीं करा जा सकता। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक पूछा गया था कि जो हमारी स्कूलिंग सिस्टम था इंडिया में वो कहाँ से लिया गया, गुरुकुल से लिया गया। एक शिफ्ट में ये पूछा गया, इसका आंसर था गुरुकुल से। और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया कि जो गुरुकुल से स्कूल इस पद्धति का जो कंसेप्ट लिया गया है वो कौन से काल में लिया गया, उसमें वैदिक काल था। तो देख रहे हैं एक में आंसर था गुरुकुल और एक में आंसर था वैदिक काल। तो ये भी प्रूव नहीं करा जा सकता कि ये भी रिपीटेड है। आपको एक बात और बता दूं, जो हुबहू रिपीटेड थे वो डीएसएसबी ने पहले ही डिलीट कर दिए, और पूरा स्टडी करने के बाद जो इतना बड़ा बोर्ड है डीएसएसबी, इतनी सारी पोस्ट के लिए वो वैकेंसी निकालता है, दास के लिए, टीचर के लिए, हम उस पर बिना किसी आधार के उंगली नहीं उठा सकते। और उसने अगर कोई अपनी वेबसाइट पर, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस डाला है तो वो प्रॉपर एक्सपर्ट पैनल के साथ स्टडी करके ही वो क्वेश्चन हटाए गए थे। लेकिन कुछ शरारती तत्व नहीं मान रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। और मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अनसेलेक्टेड कैंडिडेट इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें और अपने विवेक के आधार पर अध्ययन करें और सोचें क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना समय और धन बर्बाद करना चाहते हैं तो आप इन शरारती तत्वों के आवेश में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अगले आने वाली वैकेंसी में खुद को एक मौका देना चाहते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, तो आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं, समय बचाएं, धन बचाएं। आपको बता देना चाहता हूं, और भी तमाम मुद्दे डिस्कस करे गए। आप खुद अशोक अग्रवाल जी से क्या क्या बातें हुई इस वीडियो में मैंने अटैच कर दी है, इसको ज़रूर देखें। धन्यवाद।